स्टूडेंट, आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपके आज जो वीडियो लाया हूं फॉर क्लास 10 के लिए। तो 10 में जो पीछे चैप्टर हम लोग पढ़े उसका नाम था पोलिनोमियल, जो पढ़ चुके हैं। 9 में भी पढ़ा था, 10 में भी पढ़ना था। आज जो है चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 3। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो सबसे पहले समझना है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल किसको कहते हैं। पहले जो चैप्टर है उसको देखो। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? तो वैसा इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, जहां a b c आर रियल नंबर। तो a के स्थान पर, b के स्थान पर, c के स्थान पर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो यहाँ a b c रियल नंबर है जहां a नॉट इक्वल टू 0 और b नॉट इक्वल टू 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब वैसा इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब एग्जांपल में देखो, यहाँ 3x माइनस 4y प्लस 2 बराबर 0। तो a के फॉर्म में 3 है, b के फॉर्म में -4 है, -4, c जो कांस्टेंट टर्म है उसके फॉर्म में 2 है। ठीक है, यहाँ भी देखो a के फॉर्म में 2 है, b के फॉर्म में 5 है, कांस्टेंट टर्म c होता है, c के फॉर्म में 9 है। तो यहाँ देखा कि जितना इक्वेशन दिया गया है ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, इसलिए चूंकि एक वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल y है, इसलिए टू वेरिएबल हो गया। अब देखो अगला टर्म जो इसमें समझना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में, कि कंसिस्टेंट किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम किसी भी इक्वेशन का कंसिस्टेंट सिस्टम जो है उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन प्राप्त हो। अधिक से अधिक जितना सॉल्यूशन आ जाए वो भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर आए। एक सॉल्यूशन का मतलब कि x और y इक्वेशन के फॉर्म में है तो x y का कम से कम एक हल निकल कर गया है। अधिक से अधिक जितना हल आए वो भी होगा कंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ लिखा एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका मतलब है कि उस इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन प्राप्त हो। अधिक से अधिक जितना सॉल्यूशन आए सब कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट जस्ट उसका उल्टा होता है, वैसा सिस्टम, इक्वेशन का वैसा सिस्टम जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं आए, नो सॉल्यूशन। तो जिसमें एक भी सॉल्यूशन हमको प्राप्त नहीं होगा उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। जिसमें एक सॉल्यूशन या एक से ज्यादा सॉल्यूशन प्राप्त हो तो उसको कंसिस्टेंट सिस्टम। समझ गए दोनों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो जो अगला टर्म समझना है, तो अब लीनियर इक्वेशन में आते हैं हम लोग। सोल्विंग द लीनियर इक्वेशन, हम लोग लीनियर इक्वेशन को सोल्व हल कैसे करेंगे। तो हल करने का बहुत सारा मेथड है। तो यहाँ जो है इस सोल्विंग लीनियर इक्वेशन को हम दो पार्ट में बांट दिए हैं। पहला जो है ग्राफिकल मेथड हो गया, दूसरा जो है अलजेब्रिक मेथड हो गया। तो सबसे पहले तुमको ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। उसके बाद आगे जब इस चैप्टर में हम लोग बढ़ेंगे तो अलजेब्रिक मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो पहले तो समझना पड़ेगा कि ग्राफ से हम लोग कैसे इस सॉल्यूशन को हल करेंगे। अलजेब्रिक मेथड से हल करने के लिए ये 3 तरीका बताया। तो 3 तरीका इसका क्या है? तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में इसको प्रतिस्थापन विधि बोला जाता है। एलिमिनेशन मेथड, इसको जो है विलोपन विधि बोला जाता है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पढ़ते आ रहा है 6th क्लास से कि क्रॉस मल्टी कर दो, क्रॉस मल्टी कर दो। देखो ये मेथड यहाँ आ गया 10 में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले तुम जो फर्स्ट स्टार्ट जो है सॉल्यूशन करेगा है सोल्व करने के लिए, तो ये आया ग्राफिकल मेथड। अब देखो ग्राफिकल मेथड क्या है। कोई भी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन यहाँ दिया है कि लीनियर
इक्वेशन टू वेरिएबल, तो कोई भी इक्वेशन यहाँ दो फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, तो एक फॉर्म को पहला इक्वेशन मान लेना है, दूसरा फॉर्म को दूसरा इक्वेशन मान लेना है। अब देखो a1x b1 बाई c1 बराबर 0, a1 b1 c1 सब रियल नंबर, a2x b2 बाई c2 बराबर 0, a2 b2 c2 सब रियल नंबर, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है इसके आधार पर। अब इस ग्राफिकल मेथड में देखो यहाँ तीन केस है, तीनों केस को अच्छा से समझना है क्योंकि ग्राफ में दिक्कत नहीं होगा, ये तीनों केस से पता चल जाएगा। केस यहां देखो फर्स्ट, इसमें कहता है कि यदि फर्स्ट इक्वेशन है इसमें, तो फर्स्ट इक्वेशन से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ का एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। सेकेंड इक्वेशन से दूसरा ग्राफ लाइन बनेगा, तो ये इस चैप्टर में जो है तुमको दो ग्राफ लाइन बनाना पड़ेगा। तो एक ग्राफ लाइन का नाम दिए हैं हम L1, दूसरा ग्राफ लाइन का नाम दिया गया है कुछ L2। तो इसमें कहता है कि यदि L1 L2 आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दोनों ग्राफिकल लाइन किसी पॉइंट पर जाकर के इंटरसेक्ट करेगा, तब क्या क्या होगा, वैसा सॉल्यूशन, वैसा इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। माने कोई उस इक्वेशन को कह सकते हैं कि वो इक्वेशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा। उसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन का फार्मूला हो गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। याद रखना, ये यूनिक सॉल्यूशन का फार्मूला आगे चैप्टर में पढ़ेगा कि a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये तो हुआ कि अगर दो ग्राफिकल लाइन किसी पॉइंट पर जाकर करके इंटरसेक्ट करेगा, तब ये तीन कंडीशन आएगा कि वो यूनिक होगा, कंसिस्टेंट होगा, और अगर यूनिक होगा तो उसका फार्मूला a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। केस 2 में आओ, केस 2 में कहता है कि यदि दोनों ग्राफिकल लाइन कोइंसिडेंट, हिंदी में इसको समपाती बोला जाता है, समपाती। L1 दो ग्राफिकल लाइन, एक ग्राफिकल लाइन हो गया L1, दूसरा L2, दोनों कोइंसिडेंट होगा। तो कोइंसिडेंट का मतलब क्या कि दोनों ग्राफिकल लाइन के लिए एक ही स्ट्रेट लाइन तैयार होगा, ये तुम्हारा कोइंसिडेंट हो गया कि दोनों ग्राफिकल लाइन के लिए एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन तैयार हो गया, तब वैसा ग्राफिकल लाइन को कहा जाता है कोइंसिडेंट। तो ये कोइंसिडेंट मतलब संपाती हिंदी में इसको बोला गया। तो जब ऐसा कंडीशन आया कि दोनों ग्राफिकल लाइन कोइंसिडेंट हो गया, उसके लिए एक ही स्ट्रेट लाइन तैयार हुआ, तब इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा हल होगा इसका, इन्फिनिटली अनंत, इस सॉल्यूशन का एक हल नहीं अनंत हल होगा, और ये भी कंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट के लिए बता दिया गया कि कंसिस्टेंट के लिए बताया गया कि कम से कम एक सॉल्यूशन, अधिक से अधिक जितना सॉल्यूशन आ जाए वो कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ लिखा है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब अनेक हल होगा, यानी ये भी कंसिस्टेंट होगा। अगर ये इक्वेशन कोइंसिडेंट है तब इसका फार्मूला हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल हो जाएगा दोनों इक्वेशन के लिए, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। देखो यहाँ एक ही ग्राफ लाइन तैयार हुआ है, स्ट्रेट लाइन, दोनों इक्वेशन के लिए, एक इक्वेशन ग्राफिकल का L1, एक L2। अगला केस में आओ, केस 3 में, इसमें कहता है कि जब दो ग्राफिकल लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, हम ग्राफ बनाए और दोनों ग्राफिकल लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब दोनों ग्राफिकल लाइन आपस में पैरेलल होगा, तब वैसा इक्वेशन को कहेंगे नो सॉल्यूशन। वैसा इक्वेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और जब नो सॉल्यूशन होगा तो ये इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इनकंसिस्टेंट का हम डिफाइन बता दिए हैं कि वैसा इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में कहा जाता है, इनकंसिस्टेंट कहा जाता है जिसका नो सॉल्यूशन होता है, एक भी हल प्राप्त नहीं हुआ, वो इनकंसिस्टेंट में आता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। अब देखो जब इस इक्वेशन का जो है नो सॉल्यूशन हुआ, एक भी हल प्राप्त नहीं हुआ, तो नो सॉल्यूशन का फार्मूला तुम्हारे लिए ये कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2।
अब देखो तीनों केस समझ में आ गया होगा कि अगर दो ग्राफिकल लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा तब यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब दो ग्राफिकल लाइन आपस में कोइंसिडेंट होगा तब तुम्हारा जो है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, अनेक हल आएगा, जब दो ग्राफिकल लाइन आपस में पैरेलल होगा तब जो है नो सॉल्यूशन होगा है। तो यूनिक सॉल्यूशन का भी फार्मूला लिख दिए हैं, कोइंसिडेंट का भी फार्मूला लिख दिया गया है, नो सॉल्यूशन का भी फार्मूला लिख दिया है। सब फार्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं।